चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। लंच के बाद दूसरे चरण में बैठक। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी हुए शामिल। वहीं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी मौजूद। 2024 की तैयारी पर हो रहा मंथन। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। लंच के बाद दूसरे चरण की बैठक जारी है। वहीं सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद है। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी मौजूद। 2024 की तैयारी पर हो रहा मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बातचीत की। साथ ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी नायब सैनी ने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। वो निंदनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दुकान से सामान खत्म हो चुका है। अगर हम देखें 55 साल तक राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि वो और उनका परिवार सत्ता में रहा है 55 साल तक, और 55 सालों में लोगों को ये तो बोलते रहे कि हम गरीबी को हटाएंगे, परंतु मेरे ख्याल से वो गरीबी न हटाने के अंदर वो कामयाब नहीं रहे। क्या कारण रहे उसके? वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहा है उसको किया है। विधायक नीरज शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एनआईटी विधानसभा की नारकीय स्थिति को लेकर उनके द्वारा नगर निगम फरीदाबाद आयुक्त एवं अधिकारियों से संयुक्त मीटिंग करके राहत दिलाने के लिए कार्य करने का अनुरोध किया गया था। समस्या के निस्तारण के लिए 27.48 करोड़ रुपए के एस्टीमेट तैयार किया गया था, जिसको आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद ने सरकार के पास भेजते हुए लिखा है कि एनआईटी विधानसभा विकास कार्यों की अतिशीघ्र आवश्यकता है, लेकिन नगर निगम के पास पैसों का अभाव है, इसलिए फंड जारी करने का कष्ट करें ताकि एनआईटी विधानसभा के लोगों को नरकीय स्थिति से निजात मिले। विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि मैंने इसको आगामी विधानसभा सत्र में प्रश्न भी लगाया है। अगर जनता के लिए पैसे नहीं अलॉट किए गए तो मैं इस विधानसभा सत्र में अपने कपड़े त्याग दूंगा और सिर्फ 2 गज के कपड़ों में रहूंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लगभग 28 करोड़ की फाइल, जो कि एनआईटी 86 की विभिन्न समस्याओं को लेके, सीवरेज, पानी, गलियां, सिर्फ 3 ही चीजें हैं उसके अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में लंबित पड़ी हैं। अक्टूबर में मैंने यहां से फाइल नगर निगम से पास करा के एक अफसर से मीटिंग करके, कमिश्नर से मीटिंग करके चंडीगढ़ भिजाई, और नगर निगम कमिश्नर मैडम ने लिखा कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा सरकार दे, और सरकार का फर्ज भी है क्योंकि फरीदाबाद और पूरे हरियाणा की जनता से कर यही भाजपा की सरकार ले रही है। भ्रष्टाचार के लिए इनके पास पैसा है 200 करोड़ रुपए, विकास के लिए नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि एनआईटी 86 में हम पैसा देंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकास होगा। और इसको लेके 1 नवंबर को मैंने मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर बात भी की। सेन महाराज की जयंती पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का निमंत्रण देने पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला भिवानी पहुंचे। पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने कहा कि अपने आप को पिछड़ा वर्ग हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार ने हमेशा पिछड़ा वर्ग लोगों के हकों को छीनकर उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है, जिसके चलते पहले से ही आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की मार झेल रहे पिछड़ा वर्ग के लोग भाजपा शासनकाल में पिछले 10 वर्षों के दौरान और भी अधिक पिछड़ेपन का शिकार हुई है।
उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग लोगों को उनके अधिकारों से अवगत करवाने के लिए 4 दिसंबर को सेन महाराज की जयंती अवसर पर रोहतक के ITI ग्राउंड में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग की मांगों को मुख्य तौर पर उठाया जाएगा। और वीरवार को स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रोहतक में होने वाले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का निमंत्रण भी दिया। हमारा SC से रहे उदयभान जी, क्या बात होगी? वो तो पार्टी के पद तो एक पद है नहीं, एक पद तो एक को मिलेगा। हमारा उदयभान जी रहे, और जब से चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं 35 एक्स MLA एक्स मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। बहुत बड़ी बात है आज या 1.5 साल के अंदर। ममता नायब सैनिक को पिछड़ा वर्ग से जोड़ने के लिए ही उनको अध्यक्ष बना रहा है, वो तो कितना फायदा होगा? नहीं, वो तो देखो भाई, हर पार्टी आप क्या ठंडे बनाती है, कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा। देखो, फायदा तो किसी पार्टी का, कोई पार्टी तब होता है जब उस पार्टी के नेताओं ने उस समाज के लिए कुछ किया हो। पब्लिक कह रही है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर किसी भाई को पद पर बड़े बिठा दे और समाज का नुकसान करने लग रहे हो तो उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज बताना चाहता हूँ। अभी पूछ रहे थे कि भाई बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ये तो इलेक्शन आ गए भाइयों, तो इस तरह के दुनिया भर के प्रोपेगेंडे करेंगे। जहां तक पिछड़े वर्ग की बात आती है, बीजेपी सबसे पहले कोड़ी भरती है पिछड़ा वर्ग हमारा। अगर इनका होता तो इतना बड़ा पिछड़े वर्ग पे इतना बड़ा अत्याचार तो नहीं करते ना, कि आप पूरे देश में क्रिमिनल की 8 लाख लिमिट है। सिर्फ एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें 6 लाख की। उनको ये पता है कि पिछड़े वर्ग की जो हमारी जातियां हैं अलग अलग, एक जमात नहीं हो पा रही, और इनका जितना भी शोषण किया जाए उतना कम है। हमारा 6 लाख किया तो हमारे कुछ भाइयों ने कोर्टों में, जैसे कि हमने 15 दिन रोड पे पैदल यात्रा की रोहतक से चंडीगढ़ तक। हमने बोला जी ये तो हमारा एक अधिकार है, पूरे सेंटर में 8 लाख है, हमारा 8 लाख तो रहने दो, 6 तो मत करो। मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि आने वाली 4 दिसंबर को जो हमारे सेन भगत जी महाराज की जो जयंती होने जा रही है, उसको हमने OBC सम्मेलन का नाम दिया, जयंती के उपलक्ष्य में। और जो OBC समाज पे जो अत्याचार हो रहा है इस बीजेपी सरकार ने, जो कुठाराघात हमारे साथ किया, उसका मुंह तोड़ जवाब हम 4 दिसंबर को ये दिखा देंगे हरियाणा के अंदर कि OBC समाज मरा नहीं, जिंदा है। पीछे 4 सम्मेलन हमने कैथल में, गोहाना में और फतेहाबाद में और भिवानी में हमारे अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामनिवास घोड़ेला जी, जो OBC की आन और बान और शान है, जो OBC की लड़ाई लड़ते रहते हैं, इनकी अध्यक्षता में जो 4 प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं अलग अलग जिलों में, और आने वाला जो 4 दिसंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो हमारे बड़े भाई रामनिवास घोड़ेला जी की अध्यक्षता में रैली होने जा रही है। रैली नहीं, वो रेला हो। उसको प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, गोरखपुर आई व राप्ती रिवर फ्रंट हेतु भी कार्रवाई प्राधिकरण स्तर पर गतिमान है। प्राधिकरण की किसी आवासीय योजना में पहली बार क्लब हाउस एवं स्विमिंग पूल सहित एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी की योजना लाई जा रही है। आपको यह भी बताते हुए एक सुखद अनुभूति हो रही है कि इसी परियोजना, जिसका नाम ग्रीनवुड है, इसका क्रियान्वयन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कार्तिक मास में होने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर लगने वाले कपाल मोचन मेले को लेकर अंबाला रोडवेज ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। अंबाला कैंट बस स्टैंड से श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार स्पेशल बसें चलाई जा रही है। मेले के चलते कर्मचारियों और होमगार्ड की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। किसी श्रद्धालु को कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए कैंट बस स्टैंड अड्डे पर अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं
और जैसा आप देख रहे हैं हमारी स्टैंड बाई अभी 3 बसें खड़ी हैं। जैसे ही श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या अनुसार हम स्पेशल बसें मेले में भेज रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल पर पलवल मथुरा रेल मार्ग पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। कार्य पूरा होने तक रेल यातायात बाधित रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने बताया कि मथुरा भिवानी रेल सेवा 6 फरवरी तक रद्द रहेगी। उन्होंने अपील की है कि सभी यात्री प्रशासन का सहयोग करें। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भिवानी से चलकर मथुरा वृंदावन जाने वाली ट्रेन दिनांक 27 नवंबर से 5 फरवरी 2024 तक बंद कर रहे हैं। ये गाड़ी मथुरा वृंदावन जाके केवल गोवर्धन तक जाएगी, जिससे मथुरा वृंदावन जाने वाले धार्मिक स्थलों को लोगों को बड़ी परेशानी होगी। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं इसकी जगह कोई लोकल गाड़ी को रजिस्टर किया जाए, इस गाड़ी को रजिस्टर नहीं किया जाए, जिससे भक्तगणों में भयंकर निराशा है और ये गाड़ी प्रत्येक दिन चलती है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है इस गाड़ी की जगह और किसी गाड़ी को बंद कर दीजिए। इस गाड़ी को निरंतर मथुरा वृंदावन तक चलाया जाए ताकि जो भक्तगण हैं और मथुरा वृंदावन जाने वाले उनकी अपनी यात्रा पूरी हो सके। फतेहाबाद जिले के भट्टू कला क्षेत्र के सेमग्रस्त गांवों को समस्या से निजात पाने के लिए किसानों का चौथे दिन भी तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। धरने प्रदर्शन के पहले दिन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने अपना समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक हम संगठित होकर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने सरकार से समस्या का समाधान करने की भी गुहार लगाई है। इस मौके पर पूर्व सरपंच ठुइया, जगदीश जाखड़, पूर्व सरपंच ढाबी कला, विनीत सिहाग भट्टू कला आदि मौजूद रहे। ये जी हमने इलाके के गांव में सेम की समस्या के समाधान के लिए धरना रखा है और ये हमारा पूरा फतेहाबाद जिले के नाम से रखा है। जिले में जो जो सेमग्रस्त गांव है उनका स्थायी समाधान किया जाए। हमारे एरिया में 15-20 गांव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है इस सेम की समस्या से। गांव में लगभग 80-80%, कहीं पर 70% जमीन प्रभावित है। खेतों में लोगों के बिजाई भी करनी पड़ती है, 500 रुपये लगते हैं, परंतु उसमें पैदा नहीं होती, दाना उगता नहीं है। तो इस कारण से बड़ा भारी नुकसान और 10-15 सालों से लोग झेल रहे हैं। सर, समस्या सेम को लेकर है। सेम की इतनी बड़ी समस्या है, हम लोग इतने परेशान हैं इससे। करीबन 10-12 सालों से हम लोग गांव में इस चीज को झेल रहे हैं। सेम ने लोगों को इतना पिछड़े वर्ग में ला दिया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर में राशन के लिए भी हर आदमी एक दूसरे का मोहताज हो चुका है। कुछ किसान ऐसे हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते। लोगों के ये टप्पे सुनने को मिल रहे हैं, बोलो फलाने के पीछे देवा क्या जी गांव में दाणों को नहीं उड़ा रहे हो, सरकार सुनने को लाग रही। हमारे यहाँ जी सेम की समस्या है। सेम की समस्या हम 10 सालों से जो किसान है नहीं वो बिल्कुल कमजोर हो गया। इसका समाधान होना चाहिए, सरकार से हमारी यही मांग है। कितने सालों से? ये 10-12 सालों से है जी। सरकार भी आश्वासन दिया पर मगर कोई काम नहीं हुआ उससे। तब अब हमारा यही लक्ष्य है कि जब तक हम इसका समाधान नहीं होगा इतने तक हम यहाँ डटे रहेंगे। धरने के लिए हमारा कहना यही है जी, जो हमारा ये धरना रखा गया है जो सेम की समस्या को लेकर हमारे भट्टू ब्लॉक के सभी गांवों के लिए, जो आज 10 साल से सेमग्रस्त एरिया है हमारा और हमारी कोई सरकार के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। 10 साल में हमारा किसान है जो पिछड़े वर्ग के बराबर हो चुका है। जो आज किसी के पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो उसके पास 5 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर कर्जा उससे डबल है। फरीदाबाद में जमीन के विवाद में करीब 1 दर्जन लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। पूरा मामला सुरूरपुर एरिया की दुर्गा कॉलोनी का है।
जहां दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर बुरी तरह परिवार वालों को घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए एक सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ लोग उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। अब खबर यमुनानगर से है, जहां पुलिस और वाइल्ड लाइफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन कर रेड सेंट बोआ स्नेक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से कुछ विदेशी कारण से और भारतीय करेंसी भी बरामद हुई है। ये लोग रेड सेंट बुआ का सौदा कर 1 करोड़ रुपए में कर रहे थे और इसी डील के दौरान इन लोगों को पुलिस ने दबोच लिया। फिलहाल तस्करों से पूछताछ की जा रही है। अब है ये रेड सैंड बोआ है स्नेक, हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर मिलता है। रेड सैंड बोआ जो है ये स्मगलिंग के लिए इन्होंने कहीं से उठा के लाए हैं ये, या खरीदा है, अभी जांच चल रही है हमारी। तो इन्होंने यहाँ डील करनी थी छिछरौली में। इन्होंने सांप दिखाने के लिए जैसे ही ये तिकोनी पे इकट्ठे हुए तो हमने पुलिस की सहायता से SHO साहब ने भी स्टाफ भेजा और ज्वाइंट जो हमने एक ऑपरेशन किया और उसमें ये बड़ी आसानी से पकड़े गए। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया एक युवा NRI दंपति विवाद की सुनवाई करने कुरुक्षेत्र महिला थाना पहुंची तो उन्होंने फटकार लगाते हुए दोनों पक्षों की हरकतों को बचकाना, बेहुदा और बेबुनियादी बताया। वहीं रेणु भाटिया ने जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत प्रकरण पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रोफेसर समीना दिलवई का पक्ष सुनकर नियमानुसार कार्रवाई होगी। दरअसल रेणु भाटिया ने कहा कि वे आज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे युवा दंपति मामले की सुनवाई के लिए आई हैं। दोनों पक्षों में पारदर्शिता रहे, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां बाप को लड़का लड़की की बात सुनवाई। उन्हें बातें बचकाना, बेहुदा और बेबुनियादी लगी हैं। लड़की का आरोप है कि लड़का फिजिकल फिट नहीं है, जबकि लड़के ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी फिटनेस रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को 10 दिन का समय दिया गया है। वहीं उन्होंने जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत में चल रहे मामले के बारे में पूछे सवाल में जवाब देते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय को JNU बनाने का प्रयास करने वाली समीना दिलवई को तलब किया गया था। उन्होंने आगे 2 हफ्तों का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज एक केस हमारे पास पिछले 4 महीने से आया था, NRI केस था, और पिछले 1-1.5 साल में हमने लगभग 4-5 NRI केसेस सॉल्व किए हैं। हरियाणा की बेटी पंजाब का बेटा, पंजाब की बेटी हरियाणा का बेटा, या हरियाणा का कोई बच्चा और दूसरे राज्य का बच्चा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने पिछले करीब 1.25 साल से आ रही थी। ये भी केस उसी से संबंधित था। ऑस्ट्रेलिया दोनों बच्चे रहते हैं, विवाह करके गए हैं, वहां जाकर 15-20 दिन के अंदर इनकी अनबन थी और अब लड़का घर से बाहर है, गायब है, ये लड़की वालों का इल्जाम है। और लड़की लड़के के घर पे बैठी हुई है। लड़के वाले कहते हैं कब्जा किया है, लड़की कहती है मैं ब्याह कर आई हूं। इस केस को हमने 3 बार सॉल्व करने का प्रयास किया। दोनों माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बुलाना चाहते। बहुत दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष जैसे महान देश में ये जो संबंध बिगड़ रहे हैं बहुत निंदनीय है। कहाँ हमारे ऋषियों मुनियों ने इतनी हमें अच्छी संस्कृति दी, अच्छा संदेश दिया, लेकिन वर्तमान समय में कुछ कालखंड ऐसा आया है कि हमें बहुत हीन भावना अपने ऊपर महसूस होती है। हम लोग पब्लिक को लीड करने वाले पर्सन हैं और जिस प्रकार घर टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, थोड़े समय में भी लड़का लड़की का आपस में एक दूसरे को कॉमन बात कर रहा हूँ, आपस में ना समझ पाना, परिवारों का ना समझ पाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैम रेणु भाटिया जी जो ये देख रही हैं सारा महिला आयोग का कार्य,
फतेहाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि महिला बाल विभाग विवाह द्वारा खंड के गांव मेयोंद कला में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी को रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि लड़की का परिवार यूपी का रहने वाला है और पिछले तकरीबन 12 साल से मेयोंद कला में रह रहा है। बता दें कि विभाग ने लड़के के परिवार को फोन के माध्यम से इसकी सूचना देकर बारात को रास्ते से ही वापस भेज दिया। फतेहाबाद में चलती पिकअप का अचानक से टायर फट गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा होने से टल गया। फतेहाबाद में चलती पिकअप का अचानक से टायर फट गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि ड्राइवर पराली लेकर जा रहा था, तभी अचानक टायर फट गया, जिसके बाद मौके से ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। तिहत्तर दिनों तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी रही आशा वर्कर्स ने अपना दम दिखाने की तैयारी कर ली है। जिला मुख्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर आशा वर्करों ने एक बार फिर से आंदोलन करने की कवायद के लिए अपना दम भरा। आशा वर्करों का कहना है कि 26 से 28 नवंबर के लिए किसानों और मजदूरों द्वारा राजभवन के लिए किए गए कूच में वे शामिल होंगी। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी भी ऑनलाइन काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। टैब वितरित किए जाएंगे। आशा वर्करों को नोटिस भी थमाए जा रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। आंदोलन से संबंधित हम सब जानते हैं कि 73 दिन आशाओं का आंदोलन चला और 73 दिन के आंदोलन के बाद अब भी हमारी जो है सैलरी नहीं डली है, वेतन आशाओं के खाते में नहीं आ रहा है, जिसके अलग तरह से कई कारण विभाग द्वारा बताए जा रहे हैं। जिस ऐप के द्वारा हमारा वेतन आता है वो ऐप भी अभी डाउनलोडेड नहीं थी। कल इस प्रेशर में कि हमने ये नोटिस भेजा है मिशन डायरेक्टर को कि 28 तारीख को हरियाणा की आशाएं मिशन डायरेक्टर ऑफिस पे कूच करेंगी। और यहाँ झज्जर की बहनें भी वहाँ सापला वाला जो हमारा टोल प्लाजा किया था और जुलाना क्षेत्र के गतौली गांव के पंचायत घर में नशा मुक्ति कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जुलाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये कार्यक्रम एडीजीपी श्रीकांत जाधव हिसार मंडल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें नशे के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस दौरान उप सिविल सर्जन रमेश पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा नशा छोड़ने के लिए गतौली गांव के पंचायत घर में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को पुलिस डिपार्टमेंट घर घर जाकर बता रहा है कि नशा बहुत ही गलत चीज है, नशे में आने वाली हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा नशा छोड़ने के लिए एक गतौली गांव की पंचायत घर में एक प्रोग्राम किया हुआ है। लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट घर घर जाके ये बता रहा है कि नशा बहुत गलत चीज है और नशे से आने वाली पीढ़ियां हमारी खराब हो रही है। उसके तहत एसएचओ जुलाना नरेश ढांडा जी सब यहाँ मौजूद थे और मैंने यहाँ लोगों को यही बताया कि गांव जब ठान लेगा तो किसी भी घर में कोई नशा नहीं आएगा और कोई भी बच्चा नशा नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव के लोगों को सब कुछ भुला के, किसी के साथ छोटा मोटा कोई मनमुटाव है, हर घर में हर बच्चे से लेके बूढ़े तक ये लग जाना चाहिए कि हमारे गांव में नशा नहीं कोई करेगा, ना आने देंगे ना हम किसी को करने देंगे। पीएम के साथ हमने यहाँ पे
से एक कैंप का आयोजन करवाया था जो नशे के आदी हैं, ड्रग्स एडिक्ट हैं, जिसमें वो स्नैक, कुल्फा या फिर शराब के आदी हैं, उनको दवाई दिलाने के लिए जो मेडिकल विभाग से भी हमारी टीम आई हुई थी, उनको फ्री में दवाइयाँ दी जा रही हैं और इनको नशे से कैसे बचाया जाए इस संबंध में डॉक्टर की टीम ने भी इनको दिशा निर्देश भी किए हैं और पूरे इलाका के और भी काफ़ी जो ड्रग्स के